ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शांत क्लास 9th चैप्टर गति पेज नंबर है 112 पेज नंबर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन है हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है चाल एवं वेग में अंतर बताइए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि चाल और वेग में क्या अंतर है। चलिए हम लोग जानते हैं चाल और वेग में क्या अंतर है। किसी वस्तु द्वारा समय के सापेक्ष यानी समय के साथ में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? तो समय के साथ कोई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बात रह गई वेग की, तो वेग किसी वस्तु द्वारा समय के सापेक्ष में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। समय के साथ देखिए चाल भी चलता है और वेग भी चलता है। यह भी समय के साथ ही जो भी कुछ दूरी तय कर रही है ये भी समय के साथ है, ये भी समय के साथ। बस फर्क इतना ही है कि ये दूरी को तय करता है और ये विस्थापन को तय करता है। यानी अपना भाषा में समझने का अगर प्रयास करो तो चाल जो है वह टेढ़ दूरी और सोज दूरी दोनों का तय कर सकता है, लेकिन वेग कभी भी एक सीधी दूरी को तय करती है। ये टेढ़ी दूरी को भी तय कर सकती है, क्योंकि दूरी सोज भी हो सकता है, टेढ़ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकती है। लेकिन वेग जो है जो हमेशा दूरी इसके लिए सीधा चाहिए। क्यों? क्योंकि विस्थापन आप जानते होंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो दो बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वो एक सीधी होगी। तो दोनों में फर्क यहाँ पर परिभाषा में आपको चली होगी। उसके बाद यह एक अदिश राशि है। कहने का मतलब है कि जो दूरी होती है वो दूरी का कोई दिशा नहीं होती है। टेढ़ ही हो सकती है, सोजी हो सकती है। तो बताइए, जो टेढ़ भी हो सकता है, सोज भी हो सकता है, इधर भी उधर भी कभी किधर भी जा सकता है, उसका कोई निश्चित दिशा थोड़ी न है। अब बताइए उस पर जो चलने वाला होगा उसका कोई निश्चित दिशा हो सकता है? तो वो जो रोड है जिसको टेढ़ रोड कह रहे हैं दूरी को, उसी पर चलने वाला व्यक्ति जो है उसको चाल कहते हैं। वो व्यक्ति बताइए सीधी उसकी कोई निश्चित दिशा तो हो नहीं सकती है। जब रोड निश्चित नहीं है तो चलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से कैसे चल सकता है? तो यह एक अदिश राशि है। चाल जो है एक प्रकार की अदिश राशि है। उसके बाद वेग, यह एक सदिश राशि होने का इसका कारण है कि यह दो निश्चित बिंदु के बीच होती है। इसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में जाना रहता है तो दो निश्चित बिंदु के बीच, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह जितने भी जो आकाश में उड़ते हैं वह एक कह सकते हैं कि विस्थापन के अनुसार उड़ते हैं। तो यहाँ पर जो विस्थापन रहा वो दो निश्चित बिंदु के बीच होती है। तो बताइए उसकी एक निश्चित दिशा होती है कि हमको इस बिंदु से उस बिंदु तक जाना है और एक निश्चित बिंदु की ओर चले जाते हैं। उसके लिए मतलब कह सकते हैं कि निश्चित दिशा होती है और इसके लिए अनिश्चित दिशा होती है। तो जिसके लिए निश्चित दिशा होते हैं वो एक सदिश राशि होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेग जो है यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसके लिए कोई एक निश्चित दिशा होती है। और इसका क्या दिशा है? मुझे अगर जाना है घूम कर, यहाँ से मान लीजिए कि हमको जाना है यहाँ है, लेकिन टेढ़ यानी रोड जो है वो टेढ़ी है, ऐसे से घूम कर जाना है। तो बताइए मुझे कभी पश्चिम दिशा, कभी पूर्व दिशा, मतलब बहुत सारी दिशाओं में घूमना पड़ रहा है। तो निश्चित दिशा थोड़ी ना। लेकिन विस्थापन की बात क्या है? अगर जहाज से यहाँ से उड़ती है तो उसको यहाँ तक यानी बैठना है। तो बताइए यहाँ से सीधे इस बिंदु तक आएगी तो इसको पता ना है कि मुझे यहाँ से इस दिशा में सीधे यहाँ तक आके रुकना है। तो ये वेग जो है उसके लिए इसीलिए इसका निश्चित एक दिशा होती है और चाल का कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि चाल भी कहता है हम भी समय के साथ हैं और हम भी समय के साथ दूरी तय करते हैं, जो कि वेग भी कहता है कि मैं भी समय लेता हूँ और दूरी तय करता हूँ। बस दोनों में फ़र्क इतना ही है कि तुम दूरी को तय करते हो और मैं विस्थापन को तय करता हूँ। यानी साफ साफ बता दूँ कि तुम टेढ़ी दूरी भी तय कर सकता है, लेकिन मैं एक सोज दूरी को तय करता हूँ, लेकिन दोनों में समय लगती है। इसलिए एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद है इसका मान सिर्फ धनात्मक होती है, यानी चाल कभी भी होता है धनात्मक में होता है। उसका मान्यता है कितनों भी चलेगा
अगर एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक जाएगा, तीसरा बिंदु तक जाएगा, कितनों भी जाएगा, लौट कर भी आएगा, तो उसका मान्यता मिलेगा कि इतना दूरी तय किया है। इसीलिए वो हमेशा धनात्मक में होती है। तो इसका मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक। लेकिन इसका मान ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन ऋणात्मक भी कभी कभी आ जाती है। जब रोड, जिस रोड पर चलने वाला है जिसका नाम वेग है, और जो रोड है उसका नाम विस्थापन है, विस्थापन शून्य हो सकता है, तो वेग शून्य क्यों नहीं हो सकता है? उसके बाद ऋणात्मक हो सकता है विस्थापन, तो वेग शून्य विस्थापन नहीं हो सकता है। धनात्मक में भी मान इसका आ सकता है। जब एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक गया तो बीच की जो दूरी है वो धनात्मक है। जब लौट कर एक बिंदु से पुनः दूसरे बिंदु तक, यहाँ फिर पुनः पहले बिंदु पर आ गया, यहाँ गया तो विस्थापन का मान प्लस आया, फिर यहाँ आ गया तो आपका शून्य हो गया, फिर मान लीजिए कि यहाँ आकर फिर इधर आ गया तो ऋणात्मक में आ गया। तो इसका मान शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि किसी अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिणाम यानी परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि औसत वेग और औसत चाल का मान मतलब किसी परिस्थिति में बराबर हो सकती है। तो हमने यहाँ पर आंसर दिया है कि ऐसा सिर्फ तभी संभव होगा जब विस्थापन का मान दूरी के बराबर होगा। कभी जब भी ऐसा होता है कि विस्थापन और दूरी दोनों समान हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब स्थिति अगर ऐसी होगी तो हम कह सकते हैं कि दोनों का मान बराबर होगा। ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो गाड़ी का जो ओडोमीटर होते हैं जो हर गाड़ी में लगी रहती है, ये ओडोमीटर जो है एक प्रकार की यंत्र है यानी मशीन है। यह एक प्रकार की जो है यंत्र है जो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, जो हर गाड़ी में उपस्थित होते हैं और जो क्या करता है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन जो है वह है कि जब वस्तु एक समान गति यानी गति एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। हमसे पूछा जा रहा है कि जब अगर कोई वस्तु एक समान गति से, मतलब कुल मिला के समझिए, तो अगर आगे बढ़ रहा है तो हमसे पूछा जा रहा है कि वह जो रोड होगा यानी सड़क जिसको मार्ग भी कहा जाता है वो कैसा होगा। तो देखिए, अगर वस्तु को अगर मुड़ना है, मान लीजिए कि हमने माना ऐसे रोड है, इस प्रकार से रोड है, कोई यहाँ से आना है तो मान लीजिए हमने यहाँ से चला, अगर चला एक समान गति से तो यहाँ पर हम आ नहीं सकता हूँ। अगर मैंने गाड़ी लेकर जा रहा है तो एक समान गति से यहाँ तक तो आ सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ मुड़ने के लिए आप बताइए असमान गति होगी कि नहीं। तो हमें साफ साफ पता चल रही है कि अगर गति समान होगी तो सीधी एक मार्ग होगी, अगर सीधी मार्ग नहीं होगी तो हम यह भी कह सकते हैं कि गति भी समान नहीं हो सकती है। जब देखिए यहाँ पर रोड अगर हल्का टेढ़ी है तो हमको अपनी जो चाल होगी उसमें भी परिवर्तन करना पड़ रहा है कि नहीं, गति होगी उसमें भी परिवर्तन करना पड़ रहा है रोड के अनुसार। अगर रोड सीधी होगी तो हमको गति में परिवर्तन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, रोड पर निर्भर करती है। तो एक समान गति होने के कारण हम लिखे हैं यहाँ पर कि एक समान गति होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि यह मार्ग सीधी होगी, क्योंकि यह मार्ग सीधी होगी क्योंकि एक समान गति सीधी मार्ग में ही संभव है। यानी एक समान गति जो संभव है वह सीधी मार्ग में ही है, क्योंकि अगर मार्ग टेढ़ी है तो हमको उसमें अपनी गति को कम बेशी करके और आगे की ओर बढ़ना पड़ता है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है और वो है पांचवा क्वेश्चन है एक प्रयोग के दौरान
अंतरिक्ष यान मतलब आकाश में जो काम करने के लिए अंतरिक्ष यात्री वगैरह जो चाहते हैं उन्हीं को कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। वो चांद पर से यानी जो सिग्नल भेजा गया उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है, यानी हमसे पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष यान और पृथ्वी पर जो उपस्थित स्टेशन है उसकी बीच की दूरी क्या होगी, जो कि यहाँ पर सिग्नल की चाल भी है प्रकाश की बराबर, मतलब कहा जा रहा है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल भी दिया गया है। तो मैंने इसको भी सोल्व करने का प्रयास किया हूँ। जैसे समय बराबर 5 मिनट दिया है, इसको सेकेंड में चेंज करेंगे 300 सेकेंड हो जाएगा। आपका चाल बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुने समय। तो चाल है आपका 3 × 10⁸, जो आपका समय है वो 300 सेकेंड है, गुना किए। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा 9 गुने, यानी इसको 300 से यानी 3 3 9 हो जाएगा, और आपका सिर्फ 100 जो बाहर निकला गुना में उसको 10 का स्क्वायर लिख दिए। जब आधार सेम रहेगा तो यहाँ पर मैंने पावर भी जोड़ दिया है 9 गुने, यानी 3 से 3 में मैंने गुना कर दिया, होते 9 हो गया, और यहाँ पर 3 लिया है तो यहाँ पर तो 100 बचा है ना, तो 100 के हम लोग 10 को स्क्वायर के रूप में लिख दिए हैं। और 10 के पावर 8 हो, 10 के पावर यहाँ पर है आपका 2, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 10, जो कि आंसर आएगा मीटर में। इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए मैंने 1000 से भाग दिया है, यानी भाग दिया है तो भाग देने पर यहाँ पर इसकी 3 की जीरो खत्म हो जाएगी। 10 के पावर 10 है, 10 के पावर कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर। आपका ये रहा आंसर। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचनपुर ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।